एसपी से गठबंधन टूटा, आईएनडीआईए से मोह नहीं छूटा। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा। आईएनडीआईए में बढ़ता क्लेश, अब पल्लवी वर्सेस अखिलेश। हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं। एनडीए की चुनावी रफ्तार वर्सेस आईएनडीआईए की अंदरूनी तकरार। इनका पुराना इतिहास रहा है, ये अपने श्री पिताजी को भी इन्होंने गच्चा दिया, अपने चाचा को भी गच्चा दिया, ये कांग्रेस को भी गच्चा दिए, ये बसपा को भी गच्चा दिए, आरएलडी को भी गच्चा दिए। अब इनके एक सहयोगी ये इनको भी गच्चा दे दिया। साथियों ने नकारा, अब आजम ही अखिलेश का सहारा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, अरे बोलो मत यार, के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। बोलो नहीं भैया, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। जेल में मुलाकात, आजम बिछाएंगे वीआईपी सीटों की बिसात। वो आजम खान उनसे वो मिलने जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी किन लोगों के साथ अपनी संगत रखते हैं। कहीं मुसलमान हमारे हाथों से छिटक न जाए, चला न जाए, कहीं दूसरी पार्टी की तरफ न चला जाए, इस डर और खौफ की वजह से अखिलेश यादव आज सीतापुर जेल गए। और वक्त है महाबहस के सवालों का, वो सवाल जिन पर फोकस है आज की डिबेट। और सवाल नंबर 1, आईएनडीआईए में बढ़ता क्लेश, अब पल्लवी पटेल वर्सेस अखिलेश। पहले तो ये गठबंधन टूटने की बात सामने आ गई, लेकिन अब पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान तो करती हैं, लेकिन आईएनडीआईए के साथ। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? एनडीए के चुनावी रफ्तार वर्सेस आईएनडीआईए की तकरार। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी गठबंधन जो बचा कुचा है, उसके अंदर ये जो तकरारें हो रही हैं, उससे एक तरफ एनडीए का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, तो ये कितना मुकाबला दे पाएंगे? साथियों ने नकारा, आजम ही अखिलेश का सहारा। आज सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, और उसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि कम से कम मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए या कुछ खास सीटों पर रणनीति के लिए आजम खान से मुलाकात की अखिलेश यादव ने। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं चर्चा के लिए, बीजेपी प्रवक्ता, सचिन रावत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, गगन प्रकाश यादव हैं नेता अपना दल के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि हमने समाजवादी पार्टी को भी इस डिबेट में इन्वाइट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस विषय पर बात करने से दूरी बनाई है। उनका कोई प्रवक्ता आज हमारे बीच में नहीं है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गगन प्रकाश यादव जी हमारे साथ अपना दल के यानी कमेरावादी, ये बताइए आप लोगों का एग्जैक्टली स्टैंड क्या है? ये कंफ्यूजन भरी स्थिति लग रही है गगन जी, क्योंकि एक तरफ तो आपका सपा से गठबंधन टूट गया, आप 3 सीटें चाह रहे थे, और दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि आप आईएनडीआईए गठबंधन के साथ हैं। इसका अर्थ क्या है? इनका सिग्नल फिलहाल चला गया है, जल्दी से इनको जोड़िए, क्योंकि आज सवालों की शुरुआत और असल विषय के इर्द गिर्द जो बातें होनी है वो आज इन्हीं से शुरू होनी है। बहरहाल हम इनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं संजय चौधरी जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। संजय चौधरी जी, आप लोगों का तो चुनावी कैंपेन भी लगभग ग्राउंड पे आता हुआ दिख रहा है, बहुत तेज रफ्तार है आपकी, रणनीति अब ग्राउंड पर नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश से आपने 80 में से 80 का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये बिखरा बिखरा सा विपक्ष, ये कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा? मतलब समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा तो जो है वो जनता से है, हमारा रिश्ता तो जनता से है, जनता के मुद्दों से, हम तो मुद्दों पर बात करते हैं। आप ही लोग हैं जो एक के बाद एक मुद्दों पर बात ना करनी पड़े इसके लिए कोई ना कोई हेडलाइन बनवा देते हैं। आज अखिलेश यादव ने यह भी बात कही, और यह सब कुछ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में कहा। आप तक आवाज पहुंच रही संजय जी? लगता है उनको फिलहाल ऑडियो नहीं जा रहा है। इससे पहले जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको दुरुस्त कीजिए। हमारे साथ सचिन रावत जी। सचिन रावत जी, आप मुझे सुन पा जी आ रही आवाज? जी, तो आप ही मुझे बताइए कि कांग्रेस के भीतर भी कई दिनों से मंथन चला, उत्तर प्रदेश की 17 सीटें हैं आपके पास गठबंधन में,
कब उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है? अमेठी, रायबरेली, इस पर तो सपा भी चाहती है कि कोई गांधी परिवार से लड़े। देखिए आस्था जी, जहाँ तक अभी हमारी सीएसी दिल्ली में हुई है कल, और निश्चित तौर पे 1-2 दिन के अंदर हमारे जो 17 उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और क्योंकि निश्चित तौर पे इलेक्शन बड़ा है और हर स्टेट की लिस्ट जो होती है, सीसी होती है, वो अलग अलग स्टेटों की सीसी की जो जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं हमारे जो सीसी के चेयरमैन एस वेणुगोपाल जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सभी लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। आज श्री राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, न्याय यात्रा खत्म करके वो अब जो है, जो भी हमारी सीसी है उसमें बैठ करके हर नामों पे मंथन किया जा रहा है, और हर नामों के मंथन के बाद कहीं ना कहीं हमारे तमिलनाडु हो गए, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, जितने भी हमारे राज्य हैं सबकी स्क्रीनिंग होकर के हमने रिलीज कर दिए कैंडिडेट। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में 1-2 दिन में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और निश्चित तौर पे जो ऐसे उम्मीदवार होंगे जिन्होंने जनता के मुद्दे लगातार उठाए हैं, जो जनता के प्रारूप में उन्होंने काम किया है, क्योंकि क्या है, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सचिन जी, एक और स्थिति आप स्पष्ट कीजिए, ये अपना दल कमेरावादी का क्या कंफ्यूजन है? अब सपा से अलग है लेकिन INDIA गठबंधन के साथ है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, पल्लवी पटेल की बातों से जो समझ में आ रहा है। लेकिन ये बड़ी कंफ्यूजन भरी स्थिति है, कौन गठबंधन में है, नहीं है। अखिलेश यादव ने तो अनाउंस कर दिया गठबंधन नहीं है। देखिए आस्था जी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पल्लवी जी अभी जब भारत जोड़ो यात्रा जब बनारस में आई थी, तो श्री राहुल गांधी जी से पल्लवी पटेल जी ने मुलाकात की, और अभी तक इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है। और मैं कह सकता हूं कि पल्लवी पटेल जी भी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही पल्लवी पटेल जी कह रही हैं कि आज जो है पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है, दलितों की लड़ाई लड़नी है, किसानों की लड़ाई लड़नी है, जो उपेक्षित है इस सरकार से, उसकी लड़ाई पल्लवी पटेल जी की पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अब समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल जी की जो बात है वो उनके प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस का हिस्सा है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बातचीत जो है हमारी सकारात्मक तौर पर चल रही है। नहीं, वो सीटें चाह रही हैं, वो सीटें चाह रही हैं, सपा ने इनकार कर दिया। सामने आएंगी वो 3 सीटें चाह रही हैं, उसको सपा ने इनकार कर दिया। आप भी तो गठबंधन में हैं, कांग्रेस अपनी बात तो रखती होगी ना। आप भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो यहाँ सपा मुख्य विपक्षी दल है, ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, लेकिन कुछ तो कांग्रेस भी स्टेक रखती होगी अपना, या नहीं? बिल्कुल आस्था जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या है कि सीटों का जो बंटवारा है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जहां तक पल्लवी पटेल जी की बात है, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, उन्होंने राज्यसभा के जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के थे उनको वोट दिया था। तो निश्चित तौर पे जो अपना दल की बात है वो अपना दल के प्रवक्ता बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। दोनों को ऑडियो सिग्नल नहीं जा रहा है। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, क्या संजय जी और गगन प्रकाश यादव जी का ऑडियो सिग्नल ओके हो गया है? आप दोनों को आवाज मिल रही है? ठीक है संजय जी, आप कांग्रेस पार्टी की बातें सुन रहे हैं, आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये जो पूरा गठबंधन है, इसकी स्थिति में एक कहावत है कि सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपस में सब द्वंद कर रहे हैं। ये हमने पहले भी देखा था, आज भी देखा है, और इसी के कारण जो ये गठबंधन है, इसके साथी लगातार इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अभी भी ये कोशिश में थे कि बसपा इनके साथ आ जाए, पहले लोकदल इनका साथ छोड़ चुका है, राजभर इनके साथ छोड़ चुके हैं। अब पल्लवी पटेल की स्थिति ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये गठबंधन जिन पिछड़ों की, जिन दलितों की, जिन वंचितों की बात करता है, समाजवादी पार्टी के महासचिव उसी को लेकर छोड़ते हैं और पल्लवी पटेल उसी प्रश्न चिन्ह को, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो मुझे लगता है कि वैचारिक आधार पर कमजोर होता ये इंडी गठबंधन निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा। इसीलिए देखिए, अखिलेश अब जनता के बीच में नहीं जा रहे, वो जेल जा रहे हैं। और जेल में कौन रहता है? सब जानते हैं कि जेल में वही रहता है जो सजा याफ्ता होता है, जिसके खिलाफ इल्जाम होता है। तो ऐसे लोगों से अपना समर्थन जुटाने के लिए अखिलेश अब जेल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वही उनकी प्रायोरिटी है और उन्हीं से उन्हें कुछ समर्थन की उम्मीद है। लेकिन भारतीय बिल्कुल, आपने जो बात कही, मैं इसको सपा के पास ले जाती, लेकिन उसका कोई प्रवक्ता हमारे बीच में नहीं है, उसने खुद ही इस विषय
इस डिबेट से दूरी बनाई है। गगन प्रकाश यादव जी का ऑडियो ओके हो गया है। गगन प्रकाश जी, आप ही कंफ्यूजन दूर करिए। सपा के साथ नहीं है, INDIA गठबंधन में है, तो आप करेंगे क्या? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी बैठकों में आधिकारिक सूचना पर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आधिकारिक न्योता पर हम लोग बेंगलोर की मीटिंग में, मुंबई की बैठक में, बिहार में, जहां भी हमें सूचना दी गई हम शामिल होते रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में समन्वय का काम देख रहे थे और उनके द्वारा जो संवादहीनता उत्पन्न की गई है, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के चौधरी जी का ये कहना कि एक भी सीटें नहीं जीत रहे हैं, तो ये इनका अति आत्मविश्वास है, ये इनका गलत बयान है। अभी हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जो अपना दल कमेरावादी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की पिछड़ों की सबसे मुखर आवाज़ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की ये सीटों की तालमेल की बात जल्द हल होकर हम चुनाव की ओर आगे बढ़ें। ये आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ये गठबंधन किस तरह का है गगन जी? अखिलेश यादव ने तो खुद ही अनाउंस कर दिया कि ये गठबंधन अब खत्म हो गया है, और आप कह रहे हैं कि आप सबका सम्मान करते हैं, INDIA के साथ हैं। तो जब उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, आपको गठबंधन से बाहर करे दे रही है, तो आप कहाँ हैं? आपकी पोजीशनिंग कहाँ है? नहीं, ये नई परिस्थितियों में नई योजना बनाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव जी, कल भी मैंने ये बात कहा था, आज बात को दोहरा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का आंतरिक योजना क्या है, इसका भी पर्दाफाश उत्तर प्रदेश में होने का समय आ गया है, यदि अखिलेश जी अपनी रणनीति को दुरुस्त नहीं करते हैं तो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हैं, अगर वो पैच हैं तो बताइए PCR। विजय उपाध्याय जी, आप इस स्थिति का आकलन कैसे करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अब NDA की तेज रफ्तार के सामने जो विपक्षी गठबंधन है वो अभी से धीमा पड़ गया है? इतनी तकरार और अलगाव, आप देखिए अभी तक कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं कर पाई है, अपना दल के अलग हो गया, अब राजनीतिक रूप से वो चाहे जो बयान देता रहे। निश्चित तौर पे एक अलग स्थिति है। देखिए, इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मजबूत है, और समाजवादी पार्टी ने एक अलायंस क्रिएट किया था 2022 के विधानसभा चुनाव। उस चुनाव के बाद उन्होंने 33 सीटें RLD को दी थी, 19 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी थी, महान दल को दिया था, इसके अलावा और भी पार्टियों को, अपना दल कमेरावादी को भी उन्होंने पल्लवी तो उन्हीं के सिंबल से चुनाव लड़ी। तो एक रणनीति बना के उन्होंने काम किया था और PDA इकट्ठा किया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इनके गठबंधन में पेंच सब ढीले पड़ गए। सबसे पहले तो जो बीजेपी से 3 मंत्री गए थे विधानसभा चुनाव के पहले, उसमें 2 तो हार गए, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन अभी पिछले दिनों सपा छोड़कर MLC भी दिया था अखिलेश ने उनको, इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली। अब वो क्या करेंगे पता नहीं। धर्म सिंह सैनी बीजेपी ज्वाइन करने के आधे रास्ते में थे, तो उनको रोका गया था। बहरहाल उनको मैं एक्सटेंडेड फैमिली ही मानता हूं बीजेपी की, चूंकि वो चल चुके थे ज्वाइन करने, भले ही ज्वाइन नहीं किया, या हो सकता अभी लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको ज्वाइन कराए पार्टी। और RLD जिसको राज्यसभा सीट भी थी, 8 उनके MLA जीत के आए चुनाव में, एक बाई इलेक्शन में जीता, 9 उनके MLA थे, और वो NDA में चले आए। NDA में आने के पीछे उनका निश्चित तौर पे लोकल इक्वेशन होंगे और फ्यूचर की राजनीति होगी, क्योंकि कोई भी दल संघर्ष नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि हमें आसानी से जीत मिले। यही स्थिति पल्लवी पटेल के साथ है। पल्लवी पटेल ने तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के चुनाव को खराब किया। जब प्रत्याशी घोषित हुए, उन्होंने सबसे पहले सवाल खड़ा करके समाजवादी पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी को, उनके तीनों प्रत्याशियों पे सवाल खड़ा करके बीजेपी की मदद की और बयान के बाद सपा के लिए खड़ी कर दी। और मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही दोनों दलों में तलखी जो थी वो शुरू हो गई। निश्चित तौर पे उसके बाद उनके बयान के 24 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतारा। एक तरीके से पल्लवी पटेल ने सिग्नल भेजा भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए हम PDA का सवाल उठाएंगे, आप 8वां प्रत्याशी ले आई, और भाजपा ले आई 8वां प्रत्याशी। पहली लिस्ट में उनके सिर्फ 7 प्रत्याशी थे। अब दरअसल पल्लवी पटेल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, और हम लोगों को जो लगता है कि उनकी वो कंपटीशन अपनी बहन अनुप्रिया पटेल से करती हैं, जो अपना दल सोनेलाल के साथ हैं और केंद्रीय मंत्री भी की अध्यक्ष है, और बीजेपी की लॉयल
फ्रेंड है 2014 से, और फायदा भी उनको हो रहा है। केंद्र में लगातार मंत्री है, उनके हस्बैंड यहाँ मंत्री हैं, एमएलसी भी मिल जाता है उनको, उनके विधायक भी हो गए। तो जो स्थितियां हैं वो छोटे दल, जातीय आधारित दल या मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक दल बने थे, उनके पास एक ही जगह ठिकाना उनको दिखाई दे रहा, वो है एनडीए। क्योंकि जिस तरह से बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण का, वो यही बताता है कि इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर हो रहा है और एनडीए मजबूत होता जा रहा है। आपने विस्तार से पूरी स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन गगन प्रकाश जी, घूम फिर कर सवाल आप ही पर आता है, और उस तरफ अब इंगित भी कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी कि राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही सपा और आप लोगों के बीच की तल्खी खुलकर सामने आने लगी थी। ऐसी परिस्थिति खड़ी की जाने लगी थी कि जिस दल के साथ आप गठबंधन में हैं वो बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद से अब गठबंधन टूट गया। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी की तरफ से भी ऐसा इशारा किया जा रहा था, या ऐसी महत्वाकांक्षाएं एकदम से बड़ी की जा रही थी कि जिसको मुमकिन है आपका गठबंधन तुरंत पूरा ना कर पाए। क्या इसके पीछे कोई और मंशा? गगन जी बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ये हाँ और नहीं के बीच की जो मध्य रेखा है, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं, और हम अपने पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है इसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। हम कांग्रेस से भी अनुरोध करना चाहते हैं, आदरपूर्वक कहना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहते हैं कि ये हाँ नहीं की मध्य की रेखा बना के डॉक्टर पल्लवी पटेल जो मुद्दे के सवाल को उठाती हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सवाल को उठाती हैं, उनको हम राजनीतिक विश्लेषण में महत्वाकांक्षी कह दें और लोगों को हम उदार कर दें, ये आरोप गलत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो आपको इन बातों को बैठकों में तय करके और इस बात का सीधे सीधे आधिकारिक तौर पे आपकी बातें साफ तौर पे आनी चाहिए कि आपको डॉक्टर पल्लवी पटेल जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी की आज सर्वाधिक संभावनाओं की नेता हैं, उनको लेकर इस केंद्र की जालिम सरकार को हटाना है, या आपको कंटिन्यू इनको हटाकर आगे अपने गठबंधन को करना। ये स्थिति स्पष्ट करने का काम हमारे बड़े पार्टनर का है, और इस काम को उनको करना चाहिए। हमको मध्य की रेखा पे चलाकर, हमको महत्वाकांक्षी बताकर। सचिन रावत जी, क्या कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है अगर ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है? कांग्रेस पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है। जनता कंफ्यूजन नहीं समझती है, इससे बड़े नुकसान ही हो जाएगा। सचिन रावत जी, नहीं, आधिकारिक पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया, और हम गगन जी बात आ गई आपकी। मेरा सवाल सचिन जी से था। सचिन जी, क्या कांग्रेस कोई मध्यस्थता करे? अब जब अपना दल ये कह रही है कि मैं INDIA में हूँ, सपा कहती है कि गठबंधन खत्म हो गया, तो ये कंफ्यूजन जो है उसको कांग्रेस दूर करने में कोई भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल आस्था जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी लगातार जो हमारे सहयोगी दल हैं जो इंडिया अलायंस के हिस्सेदारी में हैं, तो उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही, हमारे शीर्ष नेतृत्व की बातचीत चल रही। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो उनको बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। अब यहाँ तक समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल जी की पार्टी का सवाल है, इन दोनों की जो भी बातचीत है इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि क्या है कि आज की डेट में हम लोगों को एकजुट होकर के जो 65% वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पड़ा था 2019 में, आज कहीं ना कहीं 65% वोट मिलाकर और 10% जो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिसमें युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और जितने तबके हैं, जो 75% वोट होगा वो एक मुश्त पड़ेगा इंडिया अलायंस को। तो जो हमारा ये सिनेरियो जो समीकरण है, इसी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। अभी संजय चौधरी जी डींगे आंक रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस एक सीट नहीं जीतेगी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर के 2024 चलने वाला है, जो 10 साल में उत्तर प्रदेश में आपका ग्राफ गिरा है, आपकी सीटें कम हुई है, आपका वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसका क्या हुआ? उसका भी तो बताइए कि आपने 2014 में कितनी सीटें जीती थी, फिर 2017 में 324 जीती, उसके बाद में आज 2022 के चुनाव में 270 पे आ गए। तो ये जो लगातार आपकी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, ये भी जनता जानती है।
जनता इस वजह से जब वोट करने जाती है तो आपके मैनिफेस्टो को भी देखती है, जो आपने उनसे वादे किए थे, आज आपने डिलीवर क्या किया, ये भी जनता आपसे सवाल करेगी, पूछेगी, उसके बाद वोट करने जाएगी। ये यहाँ पर बैठ करके आप कुछ भी कह लीजिए, भविष्यवाणी कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है। जब वोट देने जनता जाती है वो अपने आपका जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि वो डींगे हाँक रहे थे, अब वो जवाब देंगे इस पर स्पष्टता से, तर्कों के साथ। संजय जी, आस्था जी, जिनसे जरा पूछिए रावत जी से कि कांग्रेस के आज कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से हैं? बड़ी मजबूत स्थिति में है ना, कितने मेंबर हैं जरा बताइए। रावत जी बताइए जरा। मैं तो संजय जी, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा था कि इंडिया अलायंस की सीट नहीं जीतेगी। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, क्या इसका मतलब है कि आप छोड़ करके जोशी हो गए क्या? देखिए, हर पार्टी जाती है अपना मैनिफेस्टो लेकर के जनता के सामने, जनता से बात करती है, जनता जनमत देती है, तभी कोई सरकार बनती है, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है और सरकार बनती है। यहाँ बैठ करके आप कह देंगे कि हमारी 400 सीटें आ रही हैं, 400 सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं 400 सीटें आ रही हैं, कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप ये डिसाइड करिए कि आपका नारा क्या होना चाहिए। जब 400 जगह लड़ेंगे तभी तो आपकी 400 सीटें आएंगी। और मुझे लगता है कि नहीं याद होगा तो जरा देख लीजिएगा, 2019 में 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और आपको क्या मिला था? 2 सीट। और आज कितनी सीट? अरे भैया, अब सीटें क्यों कम हो रही है? अब आपके एमएलए क्यों कम हो रहे हैं? मुझे लगता है परसेंटेज क्यों कम हो रहा है? यही मेरा सवाल था। आस्था जी, यही उसका कारण है। आप सीधे ब्लेम कर दे रहे हैं कि एक भी सीट। ये आप बात बताइए, आपने क्या किया है? आपने डिलीवर क्या किया 10 सालों में, वो बताइए। चाहे वो बसपा की मायावती हो, सिर्फ आपने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला, ये सब जितने चीजें हुई हैं, ये सब आपके रिव्यू में हुई है। अभी सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें आप लोगों ने चंदा लेकर के चोरी की, वो भी जनता के सामने है। तो ये जो सरकारें जो आप बनाते गिराते हैं, इनमें जो आप लोग जो धनुवाही करते हैं, और पल्लवी पटेल पर्दाफाश हो चुका है। अब आप कोई बात कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, अब चलने वाला नहीं है दांव आपका। हमने देखा है पल्लवी पटेल का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ रहता है, इस बार भी शुभ रहेगा। गगनदीप जी, आवाज नहीं है। अरे आ रही है आवाज, बोलिए। आवाज आ रही गगन जी? बीजेपी का कहना है कि पल्लवी पटेल का वक्तव्य के लिए हमें शुभ रहता है। नहीं, ये बीजेपी का अपना ख्याल है, कुछ भी पकाते रहें, उससे हमें बहुत लेना देना नहीं है। हम आप कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी के जो समन्वय का काम उत्तर में है, उससे हम असंतुष्ट हैं। और ये बात आज हमारी नेता कुल मिलाकर आप अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं, बुलाकर सपा से असंतुष्ट है, लेकिन INDIA में बने हुए हैं। उस INDIA में जहां उत्तर प्रदेश में आप देखें तो सपा के बाद कांग्रेस ही बचती है, जो खुद भी पूरी तरह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि गठबंधन में क्या होना चाहिए क्या नहीं। समय का तकाजा है, मुझे डिबेट यहीं वाइंड अप करनी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से तो तकरार ठान ली है, लेकिन INDIA गठबंधन का मुंह बाकी है। विपक्षी गठबंधन में क्लेश बढ़ रहा है और अब पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच ठंडती नजर आ रही है। अलग होते साथियों के बीच अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं और मुस्लिम कार्ड यानी मुस्लिम वोट बैंक को एक संदेश देते हुए या कोई रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। क्या ये कोशिश कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नरसिंह मंदिर पहुंचा अबीर गुलाल, ब्रजमंडल का अबीर गुलाल, ब्रजमंडल के अबीर गुलाल से होली।